नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो एलटी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित रूप में आपका 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो आज की जो श्रृंखला है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनके नाम और उनका महत्व के बारे में हम समझेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक होते क्या हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं पहले से ही। तो ये राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम समझेंगे, उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझिए कि राष्ट्रीय प्रतीक भारत की जो पहचान इसको कहते हैं, या कहें इससे हमें कहीं हमारे भारत को एक पहचान मिलती है। राष्ट्रीय प्रतीक भारत की राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका कहें या उनके एक हिस्सा होती है। उस हिस्से के अंदर भारत के हमने कहा यहाँ पर 17 जो राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची मैंने यहाँ पर बनाए के रखी है। इन्हीं 17 से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अनुमान ये बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में आ सकते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है उससे रिलेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी तो मैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्हों के महत्व को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करके इसके महत्व क्या होते हैं। यदि हमने महत्व समझ लिए तो ये जो ओवरऑल अन्य चिन्ह है वो आपकी समझ में आ जाएंगे। जब राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे किसी देश की एक पहचान या कहें उसके मूल्यों को और उसके इतिहास का कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है जितने भी आप देख पा रहे हैं, हमारी भारत की विरासत और संस्कृति का कहीं ना कहीं द्योतक होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे इतिहास की उस पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं दर्शाने का कार्य करती हैं। और साथ ही जो हमारे इतिहास का जो ये संबंध है उसका कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर पर क्या करती है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने में अपनी गौरवपूर्ण भूमिका को क्या निर्वाह करती है। इतना आप ध्यान। वे राष्ट्रीय गौरव जो एकता के सूत्र में कहीं ना कहीं पिरोए रहते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं कहीं ना कहीं हम इसको एक डोर में पिरोने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं हमें एकता का स्रोत बनाने का, कहीं ना कहीं एकजुट रहने का कहीं ना कहीं संकेत देते हैं। कहीं उससे एक ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने का ये क्या करती है, सूची को आधार पर ये कहें तो वो हमें इस प्रकार का ज्ञान ये प्राप्त करती है कि ये हमारे जो सूचियां हैं कहीं ना कहीं हमारे आदर्शों पर ये क्या है निर्भर होते हैं। और भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह या कहें ऐसे कई ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक हैं जो आपके सामने मैंने लिखे। इससे भी और बहुत ढेर सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं जो अभी वर्तमान समय में हमारे भारत के जो सांस्कृतिक या कहें उसकी जो परंपरागत जो लोक विधाएं हैं या कहें जो हमारे पुरातन जो चीज़ें हैं, चाहे हम वृक्षों की बात करें या फूलों की बात करें या फिर जो हमारे पशु पक्षी हैं या उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये अपनी धरोहर और संस्कृति को कहीं ना कहीं समेटे हुए रहते हैं। तो जिसमें राष्ट्रीय ध्वज की बात हम बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम उसको हमारा ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय फूल है, आपके राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में हम क्या करते हैं, राष्ट्र को जो चीज समर्पित होती है वो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो अशोक चिन्ह है वो क्या करता है, हमारे भारत की समृद्धता और सुरक्षा को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ये हमारी पहचान है। और राष्ट्रीय फूल के रूप में जैसे आप सभी को पता है कि कमल के रूप में जब हम पक्षी कहते हैं तो पक्षी के रूप में हम मोर को यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। जब हम पशु की बारे में बात करते हैं तो पशु क्या होता है, हमारा जो बंगाल टाइगर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपके सामने आता है। जब हम वृक्ष की बात करते हैं तो वो आपके जो बरगद का वृक्ष होता है ये होता है। जो ये प्रतीक होते हैं कहीं ना कहीं समृद्ध और संस्कृति और साथ ही कहूँ इतिहास के मूल्यों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आप सभी लोग सोचोगे कि यार ये मुझे आते ही हैं, इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को, अगर कक्षा 3 में भी जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी इन प्रतीक चिन्हों को पूछ बता देगा। अब ये प्रतीक चिन्ह आपके अल्टीमेट ये हैं तो ये सोचिए कि यहाँ से इनके अंदर कैसे क्वेश्चन बनते थे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय निकालिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक भारत की एक क्या है, राष्ट्रीय पहचान या कहें उसका प्रतिनिधित्व के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा होता है।
वे भारतीय लोग वो क्या करते हैं, एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं दुनिया भर में हमारे देश की संस्कृति और उनकी जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं अपना योगदान निभाते हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये जो योगदान की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये समृद्ध है। और साथ ही अगर मैं कहूँ, इसका जो महत्व होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। इतिहास के पन्नों में हम बेसिकली अगर देखते हैं तो ये होता है। देखिए, अगर मैं आपके सामने जो रखूं कि भैया जो अपने जो प्रतीकात्मक महत्व होते हैं ना देश के, या इसके अलावा अगर हमारे जो राष्ट्र होते हैं या राज्यों के जो क्या होते हैं आपके जो प्रतीकात्मक जो महत्व के अलावा अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय प्रतीकों के व्यवहारात्मक जो भूमिका होती है हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग हम जो राष्ट्रीय जहाज होते हैं, राष्ट्रीय जो विमान होते हैं, ठीक है, जो हमारे देश का कहीं ना कहीं प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का अगर जहाज जा रहा है जो हमारा, उसमें भारत का क्या होगा, तिरंगा लगा रहता है, तो हमारा जो जहाज भी कहीं पर ही उतरता है तो ना जो तिरंगा को देख के पता चल जाता है कि ये फलाने फलाने देश का है। जैसे अमेरिका का जहाज अगर भारतीय एयरपोर्ट में खड़ा है तो आप उसके ये देख के नहीं बता सकते कि जहाज कहाँ है, उसका जो अगर जो लोगो है या कहें उसका जो प्रतीक चिन्ह है, अगर उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये फलाना फलाने देश का क्या है जहाज है। जो हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो व्यवहारिक रूप में जो उसकी भूमिका जो जिस प्रकार से निभाते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारे क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रयोग किया जाता है, अनुमान आप देख पा रहे होंगे हमारे जो होता है जो जहाजों पर वो किया जाता है, और जो हमारे जो सेना के जो विमान होते हैं उन पे किया जाता है। और ये क्या होता है अपनी पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश कर। जो राष्ट्रीय प्रतीकों का जो उपयोग किया जाता है, अगर आप देखोगे प्रतीक जो मोहर इत्यादि होते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे सरकारी दस्तावेज होते हैं, ठीक है, सरकारी दस्तावेज होते हैं या मोहर होते हैं, तो इन पे क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया। आपने देखा होगा भारत में जिस प्रकार से भारतीय पर्यटन को और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम इन प्रतीक चिन्हों का भी कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी G20 सम्मेलन हो तो उसमें हमने अपने देश का जो पुष्प है कमल को कहीं ना कहीं उसकी पंखुड़ी को उसका प्रतिनिधित्व वो करता है कि वो तमाम चीजें वहां पर देखेंगे। तो राष्ट्रीय फूल जैसे हम पशुओं की बात करते हैं या पेड़ की, कहीं ना कहीं उसका उपयोग किया जाता है। जब राष्ट्रीय प्रतीकों की जब हम बात करते हैं तो नागरिक एकता है, देश की भक्ति होगी या राष्ट्र का गौरव होता है, वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निर्वाह करते हैं। और ये जो प्रतीकात्मक चीजें होती हैं ये अवसर क्या कहते हैं भावात्मक और सांस्कृतिक तौर पर उनका संबंध उत्पन्न करता है। किस चीज का, ये समझिएगा कि ये अवसरों पर जैसे भावात्मक हम किसी हमारी अगर देश की सेना अगर किसी देश के सेना के साथ अगर युद्ध करे तो हम भावात्मक रूप में हम अपने देश के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे ओलंपिक खेलों की अगर बात करें तो अगर हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं अगर ओलंपिक में अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम व्यक्ति विशेष को ना जानते हो, हमारा जो भारत का जो तिरंगा है जब वो लहराता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारा देश का ये मान बढ़ रहा है। अगर जिसमें मेडल मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक खिलाड़ी के पीछे से उसके ध्वजों को क्या किया जाता है, सम्मान पूर्वक उनको उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें पता चलता है कि हम इन देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस झंडे से इस देश का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे गौरव को उसमें बढ़ा देते हैं, हमारे भावात्मकता को बढ़ाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर देखें जो विभिन्न रूपों में जो पाया जा सकता है, जैसे हमारे प्रतीक होते हैं, झंडे होते हैं, राष्ट्रगान होते हैं, जानवर होते हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं पर अगर मान लीजिए राष्ट्रगान बज रहा है तो हम अपने देश के प्रति जो हमारा समर्पण भाव होता है हम उस भाव के आधार पर क्या करते हैं, उस स्थान पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। मौन स्तर पर हम अपने देश को कहीं ना कहीं सम्मान देते हैं। हमारा जो कर्तव्य होता है हम उस कर्तव्य से अडिग रहते हैं, तो कहीं ना हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जब मैं कहता हूं कि जो राष्ट्र का जो प्रतीक होते हैं जानबूझकर देश को सबसे इससे क्या होता है, जो जानबूझकर क्या किया जाता है, देश को सबसे सकारात्मक रूप में क्या प्रस्तुत करने का कहीं ना कहीं एक जरिया होता है, उसको प्रस्तुत करने के लिए उसको चुना जाता है। जबकि कमल क्या राष्ट्रीय पुष्प के रूप में हम जानते हैं, आध्यात्मिक रूप में जो दिल होता है, दिमाग होता है, कहीं ना कहीं उसको पवित्र करने का क्या है, एक ये प्रतिनिधित्व करता है। दिल को, दिमाग को और हमारे पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं ये शांत है पवित्र करने का क्या एक माध्यम होता है। हम बाघ की अगर बात करें, जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो कहीं ना कहीं वो किस
चीज को प्रदर्शित करता है, वो बहादुरी को, वो शक्ति को, कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, साहस को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो लोगो होते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के इनका महत्व होता है, इनके अर्थ होते हैं। तो याद, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय जो पशु है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता नहीं होगा। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पशु कौन से, आप तो कहोगे बंगाल टाइगर बाघ है, तो ये किस चीज का, ये जो पशु है ये आपकी जो शक्ति है, वो बहादुरी है, वो साहस को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। और बेसिकली अगर इस बाघ को देखोगे, ये अपनी जो शाही स्वभाव है ना, और वो जिस प्रकार से ये अपनी शाही जो उसकी जो धारियां होती हैं, जैसे मैं कहूँ मेरे सामने एक ये पड़ा है, देखिए उत्तराखंड का जो ये बाघ है ना, ये देखिए इसमें जो धारियां हैं ये क्या करती हैं, ये अपनी शाही शोभा को, या कहीं कहीं ना कहीं कहूँ तो ये अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का ये प्रतिनिधित्व करता है। देखिए प्रतिनिधित्व करता है, ये आपके सामने मैंने रखा है, तो यहाँ पर निकल के सामने है, तो इस चीज का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व। जब हम जो मोर होता है, मोर क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये क्या, ये भी क्या है, जो ये मोर है ये क्या करता है, जिस प्रकार से अपने पंखों को फैलाता है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति का वो आवरण तैयार करता है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला है, एक प्राणी है जो संपूर्ण पृथ्वी या कहीं जो प्रकृति इसमें समाहित हो देगा, कहीं ना कहीं ये दिखा। जब हम बरगद की बात करते हैं, तो बरगद का जो पेड़ होता है उसमें क्या है, अमरता का, ये अमरता का क्या है, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। अमरता के कारण क्या होता है, हमारे देश को जिस प्रकार से ग्रंथों में अलग अलग तरीके से जो विभाजित किया गया है, जो बताया गया है, तो उसका क्या करता है, वृक्ष उसका नामित किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा, ये जो चीजें हैं महत्वपूर्ण तरीके। फिर जब मैं आपके सामने जो चीजें लाऊंगा वो फिर अलग तरीके से लाऊंगा, उसको तो आप फिर समझोगे, क्योंकि मैं आपको जो पहले समझा रहा हूँ इनके महत्व को, ये क्या चीजें हैं, किस प्रकार से चीजों को संपादित किया जाता है, हम पहले इनके बारे में बात करेंगे। फिर जो बात करेंगे जो ये है भारत के जो 17 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का जो महत्व है वो उनको हम थोड़ा ये समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा और विस्तार में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि भैया जो बरगद को किस प्रकार से राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर हमने नामित किया, और अगर मैं बात करूँ जो राष्ट्र प्रतीक के रूप में अगर हम देखें, जो प्रतीक होते हैं हमारे देश की जो विरासत है, विरासत और गौरव है, उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने वाले उनको प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हमारे देश को गौरव कौन है सर, हमारा तिरंगा हमारे देश का गौरव है, हमारा क्या है जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे देश का गौरव है, जो हमारा ये बाघ को मैंने जो दिखाई ये हमारे देश का गौरव है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दिखा। तो अलग अलग चीजें हैं क्या, इन चीजों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो मैंने कहा कि आपके सामने में जो ये भारत के 17 प्रतीक चिन्हों की जो सूची को लेकर आ रहा, राष्ट्र के प्रतीक और संस्कृति है, उसकी परंपरा के प्रतीक रूप में जिस प्रकार से भारत को अगर बात करें, भारतीय को पूरी दुनिया में जिस प्रकार से फैलाने का कार्य करती हैं, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और भारत के राष्ट्रीय जो प्रतीक होते हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है, वो उनको राष्ट्र में इतना क्यों समर्पित किया जाता है, उनके नागरिकों को इस बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये तमाम चीजें क्या होता है, इनके महत्व की। ठीक है, आज मैं आपके सामने अगर मैं रखूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो हमारे देश के प्रतिनिधित्व के लिए कहीं ना कहीं होता है। भारत में अभी वर्तमान में समय देखें तो कितने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, तो पूछे जाता है अभी बहुत ढेर सारे ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अगर हम 2023 की अगर बात करें तो 17 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारे सामने आते हैं जो महत्वपूर्ण। आपको एक सिलसिलेवार तरीके से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए पहला है, यहाँ पर से नोट डाउन करते हैं, आपको पता होगा, आपको याद भी होगा। पहला है जो है आपका तिरंगा है। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बाद जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हम क्या करते हैं, ध्वज, यहाँ पर लिखना भूल गया था। राष्ट्रीय ध्वज है, कौन सा है, ये आपका तिरंगा है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब राष्ट्र प्रतीक के रूप में अगर हम देखते हैं, जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ से जो लिया गया जो शेर है, जिसमें चारों दिशाओं में जो शेर को उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम इसको लेते हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय मुद्रा क्या है, भारतीय मुद्रा जो रुपया है, आपने देखा होगा ऐसे करके रॉ बना हुआ है, तो ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में हमने किसको रखा है, रुपया को रखा है, याद रखिएगा। जब हम कहते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर संक, ये कैलेंडर इसको कहते हैं, जिसे हम हिंदू कैलेंडर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, संवत्सर कैलेंडर भी हम इसको कहते हैं, बेसिकली ये है
ठीक है। अब इसका जो हम कभी इसको मनाते हैं कि भैया इसका जैसे हमने 1 जनवरी को न्यू ईयर बनाते हैं, तो अगर हम थोड़ा कैलेंडर के आधार पर देखें तो 21 मार्च को हम क्या कहते हैं, नए वर्ष के रूप में, कहीं ना कहीं हिंदू वर्ष के रूप में ये इसको मनाते हैं, तो याद रखें। अब निष्ठा की शपथ क्या है, जो निष्ठा की जो शपथ है वो किस चीज का प्रतीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, हम राष्ट्र की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का क्या है, ये प्रतीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय नदी के रूप में जिसको माने जाते हैं, वो हिमालय से निकलने वाले, गोमुख से निकलने वाली जो गंगा नदी है, इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नदी के रूप में जिसको हम मानते हैं। मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी, ये जो कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, तो ये आपका क्या है, आपका राष्ट्रीय नदी के रूप में हम गंगा को मानते हैं। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में, जो हमारी राष्ट्रीय विरासत, देखिए पशु को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पशु हमने रखे हैं, तो राष्ट्रीय विरासत पशु और राष्ट्रीय पशु 2 चीज आते हैं, तो इन दोनों पर कंफ्यूज मत खाइएगा, ये समझ के चलिएगा। जब आता है राष्ट्रीय विरासत पशु की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो विरासत पशु है, हमारे जो पुरातन समय से जिसका जो प्रतिनिधित्व करता हुआ है, वो भारतीय हाथी को हम क्या कहते हैं, ये विरासत है, भारत की जो विरासत है, तो एशियाई हाथियों के लिए कौन जाना जाता है, वो भारत ही जाना जाता है, तो इसलिए भारत क्या है, विरासती पशु के रूप में भारतीय हाथी को माना जाता है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं कि 8वां जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पशु के रूप में हम जो जानते हैं, वो या रॉयल बंगाल टाइगर को, रॉयल में राजा शाही परिवार का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व, रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में हम इसको जानते हैं, याद देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। अब अगर हम 9वें नंबर का देखें, 9वें नंबर का अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, ये मोर है। मोर किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की प्रकृति सौंदर्य, नौसंगी सौंदर्य का क्या करती है, ये प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष की बात करता हूं, तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद है। बरगद को किस रूप में जाना गया है, भारत की ये परंपरा और अमृतता का ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है, उसकी उस चीज को यहाँ पर नामित रखा गया है, कौन सा, बरगद को। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सूचना की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत के रूप में हम वंदे मातरम को, ये क्या है, प्रतीक है, याद रखना है। तो प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो है, ये क्या है, आपके राष्ट्रीय गीत के रूप में रखा गया। अब राष्ट्रगान आप सभी लोग गाते होंगे, अपने अपने स्कूल के समय में भी गाए होंगे, जहाँ पर भी राष्ट्रगान बजता है, तो हमारे देश का कहीं ना कहीं अखंड और पवित्रता का एक प्रतीक है। ये हमारे देश की शान आन बान, ये कहा जाता है। राष्ट्रगान किसने रचा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में हम जिसे जानते हैं, तो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये गंगा नदी में ये मीठे जल की ये डॉल्फिन को हम कहते हैं, ये आपकी जलीय जीव, ये जो पाई जाती है गंगा के जो मीठे वाले पानी होता है ना, उसकी ये क्या है, ये डॉल्फिन, उसका क्या है, हमारे राष्ट्र की जलीय जीव के रूप में हम इसे मानते हैं। बेसिकली अगर देखोगे, गंगा नदी के जो मीठा जल का स्रोत है, उसमें ही ये पाई जाती हैं, याद रखिएगा, भारत में ही पाई जाती हैं। और देखिए 14वें नंबर का जो है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रीय शरीफ शिल्प की अगर बात करें, तो शरीफ शिल्प के अंतर्गत कौन से को रखा है, किस चीज को रखा गया है, तो नागराज को रखा गया है। नागराज के अंदर कौन है, कोबरा, याद रखना, कोबरा को क्या रखा गया, हमारे शरीफ शिल्प के रूप में हमने रखा गया है। कौन कौन है, ये कोबरा या कहे नागराज, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, इस चीज को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय फल के रूप में हमने जिसको रखा है, राष्ट्रीय फल कौन है, फलों का राजा हम जिसे कहते हैं, किसको कहा जाता है, आम को कहा जाता है। आजकल आम का सीजन है, आप लोग खूब दबा के खा रहे होंगे, तो जो ये है, तो ये क्या है, आपका आम क्या है, फलों के राजा के रूप में माना जाता है। अब कहा जाता है कि राष्ट्रीय सब्जी के रूप में किसे जाना जाता है, राष्ट्रीय सब्जी पंपकिन को हम जाके कहते हैं कि कद्दू को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सब्जी ये माना जाता है। पहले पुरातन समय में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू माने जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पोषक से भरा हुआ है, ये हमारे कई चीजें के काम आते हैं। ठीक है, औषधि रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय जो सब्जी है वो कद्दू है। और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल, जो आपने देखा G20 में जिसने प्रतिनिधित्व करा था, एक पृथ्वी एक धरातल और एक राष्ट्र जो का जो नारा दिया था, कुटुंबकम, जो वो नारा था, यही इसी पुष्प के माध्यम से दिया गया था। ठीक है।
ये आपने ये समझ लिया होगा। ये 17 एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको फिर देखेंगे। इनके प्रत्येक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय तिरंगा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, ये हम अलग अलग इनको समझेंगे। अभी ओवरऑल यहाँ पर समझिए, यहाँ पर से इतना ही आपके चीज़ें बन जाएंगी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जब बात कर रहे थे तीसरे नंबर के, हम तीसरे नंबर को आपको यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर की जब हम बात करते हैं, जिसे हम संवत्सर भी कैलेंडर कहते हैं, संघ कैलेंडर के रूप में हम जिसे समझे, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर महीने लिखे हैं और खजूर, ये खजूर कहा जाता है इसको, इनके महीनों को, ठीक है। हमारे जो संवत कैलेंडर के अंदर इनको जो कहा जाता है तिथियों को, तो ये याद रखें किस तिथि से किस तिथि तक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, 13 महीने होते हैं, कई बार 12 होते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है। पहला जो महीना होता है, पहले महीना जो शुरुआत होता है हमारा, जो नया संवत्सर शुरू होता है, उसे कहते हैं चैत का महीना होता है। देखिए चैत का महीना 10 होता है, ठीक है, ये 12। चैत का महीने की अगर हम बात करते हैं, तो चैत के महीने में हम देखते हैं चैत का महीना कब से कब प्रारंभ, कभी क्वेश्चन बनता है कि चैत का महीना कब से कब प्रारंभ होता है। आपको तिथि पता होना चाहिए, 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में क्या होता है, ये महीना स्टार्ट होता है। आप देखिए, अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि 21 मार्च से 20 अप्रैल को हमने क्या रखा, चैत का महीने को रखा। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि 19 मार्च से 30 अप्रैल तक रखा जाता है, तो फिर अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो आपको भ्रमित करने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन करते हुए आप इसको लिख लीजिए अपने कहीं पर कॉपी में, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम ये आएगी। जब हम कहते हैं कि चैत का जो महीना स्टार्ट होता है वो 21 मार्च से 30 अप्रैल के मध्य में ये चैत का महीना प्रारंभ होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है अगला महीना, वो बैसाख आता है। बैसाख का जो महीना होता है वो होता है आपके 21 अप्रैल से 21 मई के मध्य का जो महीना होता है। जो पैड हम पहाड़ी में जो बोलते हैं पैड आते हैं, इसी से हमारे क्या होता है, जो शादी विवाह होते हैं, जो इसमें शुभ लगन जो निकाले जाते हैं, इसी के आधार पर निकाले जाते हैं। याद रखना ये महीने चैत, बैसाख, आषाढ़, जेठ, कार्तिक, ये हम जो कहते हैं पहाड़ी में, तो ये तमाम चीजें समझ लीजिए। जो चैत है, चैत का महीना 21 मार्च से 20 मार्च के मध्य में होता है। बैसाख होता है 21 अप्रैल से 21 मई के मध्य में होता है। जेठ जो होता है, जेठ का जो महीना होता है 22 मई से 21 जून के मध्य में। जून का महीना जो कहते हैं कि 21 जून से बड़े दिन ये जो कहा जाता है, तो ये होता है, ठीक है। तो कहा होता है 22 मई से 21 जून के बीच का ये जो समय होता है, ये आपका जेठ होता है। आषाढ़ का महीना जो माना जाता है वो होता है आपके 22 जून से 22 जुलाई के बीच का जो पीरियड होता है, वो आषाढ़ का महा उसे कहा जाता है। अब सावन का महीना देखिए, सावन का जो महीना होता है, जिसमें आप लोग शिव जी की पूजा करते हैं, जो बहुत जगह आप मंदिरों की यहाँ दौरे करते हो, तो ये सावन का महीना जो होता है, ये होता है 23 जुलाई से 22 अगस्त का बीच का जो मंथ होता है, वो क्या होता है आपका, ये आपका सावन का महीना ये माना जाता है, ठीक है। अब भादव का जो मैंने कहा कि 22 अगस्त से ये होता है 22 सितंबर तक का महीने को क्या आता है, भादव। अब बन गया करके एक शब्द आता है, ये महीना जो होता है ये 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के मध्य का होता है। फिर आता है कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक का महीना जो माना जाता है वो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच का जो महीना माना जाता है, वो कार्तिक का महीने को माना जाता है, याद रखिएगा। अब आता है अग्र हाय करके एक आता है, तो ये 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक पूछा था। फिर आता है पौष का महीना था, पूष का महीना जिसे हम कहते हैं, तो वो आता है आपको 22 दिसंबर से 20 जनवरी के मध्य का होता है। फिर आता है माघ का महीना आता है। माघ में हम जब अगर कहते हैं, तो माघ के महीने में क्या होता है, आपके खिचड़ी हिचड़ी इत्यादि हमारे पहाड़ों में खाई जाती है, तो याद रखिएगा। तो माघ का महीना होता है आपके 21